मैं फांग वेई हूँ। स्पोर्ट्स साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद महीनों नौकरी ढूंढता रहा, लेकिन हर जगह से रिजेक्शन मिला। फिर एक दिन मुझे एक ऑफर आया। जगह का नाम था एलिसियम वुमेन्स ट्रेनिंग अकादमी। यह एक बेहद प्रतिष्ठित संस्थान था, जहां केवल वयस्क महिलाओं को विशेष ट्रेनिंग दी जाती थी। सैलरी इतनी ज्यादा थी कि मैंने बिना ज्यादा सवाल पूछे नौकरी स्वीकार कर ली। लेकिन अकादमी पहुंचते ही मुझे पहली अजीब बात महसूस हुई। पूरा कैंपस किसी लग्जरी रिसॉर्ट और हाई सिक्योरिटी जेल का मिश्रण लग रहा था। चारों तरफ ऊंची दीवारें, हर कोने में कैमरे, हर गेट पर सुरक्षा गार्ड, और सबसे अजीब बात, अंदर आने के बाद किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। मेरी ज्वाइनिंग के दिन पुराने स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर ने मुझे काम सौंपा। उसका नाम जाओ लिन था। उसे देखकर मैं हैरान रह गया। फाइल में उसकी उम्र सिर्फ 27 साल लिखी थी, लेकिन सामने खड़ा इंसान कम से कम 50 साल का लग रहा था। चेहरा सूखा हुआ, आंखें ढंसी हुई, शरीर हड्डियों का ढांचा, जैसे उसकी जिंदगी किसी ने चूस ली हो। जाते समय उसने सिर्फ एक बात कही, यह जगह जितनी सुंदर दिखती है उतनी ही खतरनाक है। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले वह चला गया। शाम को अपना ऑफिस व्यवस्थित करते समय मुझे उसकी पुरानी फोटो मिली। फोटो देखकर मेरे हाथ कांप गए। सिर्फ 2 महीने पहले वह एक फिट एथलीट जैसा दिखता था। मजबूत शरीर, आत्मविश्वास भरी मुस्कान, और अब वह एक चलता फिरता कंकाल बन चुका था। मैं अभी यही सोच रहा था कि अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया। मैं खिड़की तक गया। अकादमी की कई प्रशिक्षु महिलाएं मैदान में अभ्यास कर रही थीं, लेकिन मेरा ध्यान एक दूसरी चीज पर गया। उन सबके चेहरे पर मुस्कान थी, फिर भी उनकी आंखों में एक अजीब डर छिपा हुआ था, जैसे वे किसी ऐसी चीज से डर रही हों जिसके बारे में बोल नहीं सकती। उसी समय मेरे फोन पर एक अनजान संदेश आया। संदेश में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो रात होने के बाद पीछे वाली बिल्डिंग के पास मत जाना। मैं कुछ देर तक उस मैसेज को घूरता रहा। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो रात होने के बाद पीछे वाली बिल्डिंग के पास मत जाना। न कोई नाम, न कोई पहचान, सिर्फ एक चेतावनी। मैंने नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन तुरंत स्विच ऑफ बता रहा था। पूरा मामला अब मुझे और भी अजीब लगने लगा था। सुबह से ही मैं इस अकादमी के बारे में कई अजीब बातें नोटिस कर चुका था। पहला, यहाँ की सुरक्षा जरूरत से ज्यादा कड़ी थी। दूसरा, यहाँ आने वाली महिलाओं को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। और तीसरा, पूर्व प्रशिक्षक झाओ लिन की रहस्यमयी हालत। इन सब के बीच यह अनजान संदेश मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। रात होने तक मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने तय कर लिया कि पीछे वाली बिल्डिंग में आखिर ऐसा क्या है, ये पता लगाकर रहूंगा। करीब 9 बजे पूरा कैंपस शांत हो चुका था। दूर दूर तक सिर्फ सुरक्षा गार्डों के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकला। कुछ मिनट बाद मैं उस प्रतिबंधित इलाके के पास पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मेरे शरीर में एक अजीब सिहरन दौड़ गई। दिन के समय भी यह जगह डरावनी लगती थी, लेकिन रात में तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी हॉरर फिल्म का सेट हो। बिल्डिंग की सारी खिड़कियां बंद थीं, मोटे काले पर्दे लगे हुए थे, और अंदर से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। मैं दीवार के सहारे आगे बढ़ा। तभी मुझे अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत रुक गया। आवाज किसी महिला की थी। फिर दूसरी आवाज आई, फिर तीसरी। कुछ ही सेकंड में ऐसा लगने लगा जैसे दर्जनों लोग एक साथ रो रहे हों। मेरे माथे पर पसीना आ गया। यह कोई सामान्य बात नहीं थी। मैं धीरे से खिड़की के पास पहुंचा और पर्दे के कोने से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरे पीछे किसी ने फुसफुसाया, मैंने तुम्हें आने से मना किया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में एक महिला खड़ी थी। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो कल रात ठीक 12 बजे पुराने स्विमिंग एरिया में आना। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वह पीछे मुड़ी, और अगले ही पल अंधेरे में गायब हो गई, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। लेकिन तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी। जहां वह खड़ी थी वहां एक पहचान पत्र गिरा हुआ था। मैंने उसे उठाया। कार्ड पर लिखा था, एलिसा हार्ट स्थिति, मृत। मृत घोषित किए जाने की तारीख
सिर्फ 3 दिन पुरानी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पहचान पत्र को दोबारा देखा। नाम एलिसा हार्ट। स्थिति मृत। मृत घोषित होने की तारीख सिर्फ 3 दिन पुरानी थी। लेकिन अभी कुछ सेकंड पहले मैं उसी महिला से बात करके आया था। अगर कार्ड असली था तो फिर वह कौन थी? और अगर वह सच में एलिसा थी तो एक मरी हुई इंसान मेरे सामने कैसे खड़ी थी? उस रात मैं लगभग सो ही नहीं पाया। बार बार वही आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। अगर सच जानना चाहते हो तो कल रात 12 बजे पुराने स्विमिंग एरिया में आना। अगली सुबह अकादमी का माहौल सामान्य दिख रहा था। महिलाएं अपनी ट्रेनिंग में व्यस्त थीं। स्टाफ अपने काम में लगा हुआ था। लेकिन अब मुझे हर मुस्कुराता चेहरा नकली लग रहा था, जैसे पूरा कैंपस किसी बड़े झूठ को छिपा रहा हो। दोपहर के समय मैं रिकॉर्ड रूम की तरफ गया। मुझे एलिसा हार्ट के बारे में जानकारी चाहिए थी। काफी खोजने के बाद मुझे उसकी फाइल मिल गई। फाइल के अनुसार एलिसा अकादमी की सबसे प्रतिभाशाली प्रशिक्षुओं में से एक थी। फिटनेस रिकॉर्ड शानदार थे। स्वास्थ्य बिल्कुल सामान्य था। फिर अचानक फाइल के आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी हुई थी, विशेष प्रक्रिया के दौरान मृत्यु। बस इतना। न कोई रिपोर्ट, न कोई कारण, न कोई मेडिकल रिकॉर्ड। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर पूरी जानकारी मिटा दी हो। तभी रिकॉर्ड रूम का दरवाजा खुला। मैंने जल्दी से फाइल बंद कर दी। अंदर मैडम सोफिया आईं। वह अकादमी की प्रशासनिक प्रमुख थीं। उन्होंने मुझे देखकर हल्की मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखें मुस्कुरा नहीं रही थीं। मिस्टर फांग, आप यहाँ क्या खोज रहे हैं? मैंने सामान्य बनने की कोशिश की। बस पुराने रिकॉर्ड देख रहा था। कुछ सेकंड तक वह मुझे घूरती रहीं। फिर बोली, जिज्ञासा अच्छी चीज है, लेकिन कभी कभी यह जान भी ले लेती है। इतना कहकर वह चली गईं। उनके जाने के बाद मेरी बेचैनी और बढ़ गई। रात होने का इंतजार अब मुश्किल लग रहा था। आखिरकार घड़ी में 11:55 बजे। मैं चुपचाप अपने कमरे से निकला। पुराना स्विमिंग एरिया अकादमी के सबसे सुनसान हिस्से में था। वहां वर्षों से कोई नहीं आता था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया। पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन पूल के दूसरी तरफ कोई खड़ा था। वही महिला, वही चेहरा, वही एलिसा। इस बार मैंने साफ देखा, और सबसे डरावनी बात, उसकी गर्दन पर एक गहरा काला निशान था, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती पकड़कर घसीटा हो। एलिसा धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो आज रात किसी भी हालत में पीछे मुड़कर मत देखना। और तभी मेरे पीछे कदमों की आवाज लगातार करीब आती जा रही थी। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। मेरी धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे अपने कानों में उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन मुझे एलिसा की बात याद थी, किसी भी हालत में पीछे मत देखना। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। कदमों की आवाज अब बिल्कुल मेरे पीछे आकर रुक गई। ठंडी हवा का एक झोंका मेरी गर्दन से टकराया। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा होकर मुझे घूर रहा हो। मेरे शरीर का हर हिस्सा पीछे मुड़ने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन मैंने खुद को रोके रखा। कुछ सेकंड बाद एलिसा ने सिर हिलाया, जैसे वह मेरे फैसले से खुश हो। फिर उसने धीरे से कहा, अच्छा किया। अगर तुम पीछे देखते तो अभी मर चुके होते। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले ही पूल का पानी अचानक हिलने लगा। शांत पानी में गोल गोल लहरें बनने लगीं, जैसे नीचे कुछ मौजूद हो। मैंने डरते हुए पानी की तरफ देखा। अगले ही पल मेरा खून जम गया। पूल के तल में दर्जनों परछाइयां दिखाई दे रही थीं। वो इंसानों जैसी लग रही थीं, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं थीं। उनकी बॉडी अजीब तरह से मुड़ी हुई थी, जैसे मौत के समय उन्हें भयानक दर्द हुआ हो। ये कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। एलिसा की आंखों में दर्द उतर आया। ये वो लोग हैं जो सच जान गए थे। मेरा गला सूख गया। मतलब? एलिसा ने पूल की तरफ इशारा किया। पूर्व कर्मचारी, ट्रेनर, सुरक्षा अधिकारी और कुछ प्रशिक्षु महिलाएं, इन सभी को फाउंडेशन ने खत्म कर दिया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो झाओ लिन अकेला शिकार नहीं था। यह सिलसिला वर्षों से चल रहा था। तभी एलिसा ने अपनी जेब से एक छोटी धातु की चाबी निकाली। उसने चाबी मेरी तरफ बढ़ा दी। यह अकादमी के उत्तर विंग की मास्टर चाबी है। वहीं पर असली रहस्य छिपा है। मैंने चाबी ले ली।
लेकिन तभी एलिसा का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में डर लौट आया। वह मेरे पीछे देखने लगी। इस बार उसके चेहरे पर पहली बार घबराहट दिखाई दी। नहीं, वे आ गए। अचानक पूरे स्विमिंग एरिया की लाइटें एक साथ जल उठीं। तेज रोशनी ने मेरी आंखें चौंधिया दी जब मैंने सामने देखा। एलिसा गायब हो चुकी थी और पूल के चारों ओर दर्जनों सुरक्षा गार्ड खड़े थे। उनके बीच में मैडम सोफिया खड़ी थीं। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन इस बार वह मुस्कान बिल्कुल इंसानी नहीं लग रही थी। उन्होंने धीरे से ताली बजाई और बोली, मिस्टर फांग, आखिरकार आप वहां पहुंच ही गए जहां आपको नहीं पहुंचना चाहिए था। मेरे हाथ में अब भी वह धातु की चाबी थी। चारों तरफ सुरक्षा गार्ड खड़े थे और उनके बीच मैडम सोफिया मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे कोई खिलाड़ी शतरंज की आखिरी चाल चलने वाला हो। मैंने तुरंत चाबी अपनी जेब में सरका ली। शुक्र था कि किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मिस्टर फांग, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हैं? सोफिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें छिपी चेतावनी साफ महसूस हो रही थी। मैंने भी सामान्य बनने की कोशिश की। नींद नहीं आ रही थी, बस घूमने निकल आया। कुछ सेकंड तक वह मुझे घूरती रहीं, फिर हंस पड़ी, लेकिन वह हंसी बिल्कुल बनावटी थी। अच्छा है, जिज्ञासु लोग मुझे पसंद हैं। बस एक समस्या है, ज्यादा जिज्ञासा अक्सर लोगों को मुसीबत में डाल देती है। उनके इशारे पर गार्ड्स धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या उन्हें सब पता चल गया था? क्या एलिसा के बारे में भी? तभी अचानक पूरे कैंपस में एक तेज सायरन बज उठा। वो वो सभी गार्ड्स एकदम रुक गए। सोफिया का चेहरा पहली बार बदल गया। वह सचमुच परेशान दिखाई दी। एक गार्ड दौड़ता हुआ आया। मैडम, उत्तर विंग में सुरक्षा उल्लंघन हुआ है। किसी ने लेवल 60 सेक्शन का दरवाजा खोल दिया है। सोफिया की आंखें फैल गईं। यह असंभव है। उन्होंने तुरंत बाकी गार्ड्स को आदेश दिया, सब लोग मेरे साथ चलो। कुछ ही सेकंड में पूरा समूह वहां से निकल गया। मैं अकेला रह गया, लेकिन मेरे मन में एक नया सवाल पैदा हो चुका था। उत्तर विंग में ऐसा क्या था जिसे लेकर सोफिया इतनी घबरा गई? तभी मेरी जेब में रखा मोबाइल कंपन करने लगा। स्क्रीन पर फिर एक अनजान संदेश आया, लेकिन इस बार सिर्फ एक लाइन नहीं थी, पूरा संदेश लिखा था। अगर अकादमी को रोकना चाहते हो तो उत्तर विंग जाओ, कमरा 760। सच वहीं छिपा है। मैसेज के नीचे एक और लाइन थी। उसे पढ़ते ही मेरी सांस रुक गई। जल्दी करो, वे मुझे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। और संदेश भेजने वाले का नाम देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। भेजने वाले का नाम था एलिसा हार्ट, वही एलिसा जिसे आधिकारिक रिकॉर्ड में 3 दिन पहले मृत घोषित किया जा चुका था। मैं कुछ सेकंड तक मोबाइल स्क्रीन को घूरता रहा। एलिसा हार्ट, यही नाम फिर सामने था। अगर वह सच में मर चुकी थी तो मुझे संदेश कौन भेज रहा था? और अगर वह जिंदा थी तो फाउंडेशन ने उसे मृत घोषित क्यों किया? मेरे पास सोचने का समय नहीं था। उत्तर विंग तक पहुंचने का यही सबसे अच्छा मौका था। सारे गार्ड और मैडम सोफिया पहले ही वहां भाग चुके थे। मैं भी अंधेरे रास्तों से होता हुआ उत्तर विंग की तरफ बढ़ गया। जैसे जैसे मैं करीब पहुंच रहा था, माहौल बदलता जा रहा था। यह हिस्सा बाकी अकादमी से बिल्कुल अलग था। दीवारें पुरानी थीं, सीसीटीवी कैमरे टूटे हुए थे और हवा में एक अजीब सी दवाई जैसी गंध फैली हुई थी। कुछ मिनट बाद मैं उस विशाल लोहे के दरवाजे तक पहुंच गया जिस पर लिखा था लेवल 60 प्रतिबंधित क्षेत्र। दरवाजा आधा खुला हुआ था, यानी किसी ने सच में इसे खोला था। मैं धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ। अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ इमरजेंसी लाइट की लाल रोशनी चमक रही थी। कॉरिडोर के दोनों तरफ कांच के बड़े बड़े कमरे बने हुए थे। मैंने पहले कमरे में झांका और मेरी सांस अटक गई। अंदर एक महिला बेहोश पड़ी थी। उसके हाथों में मेडिकल ट्यूब लगी हुई थी। ऐसे ही दूसरे कमरे में भी कोई था, तीसरे में भी, चौथे में भी। पूरा कॉरिडोर ऐसे कमरों से भरा हुआ था। दर्जनों महिलाएं, सब बेहोश, सब मशीनों से जुड़ी हुई। ये कोई अकादमी नहीं थी, यह तो किसी गुप्त प्रयोगशाला जैसा लग रहा था। तभी मुझे कॉरिडोर के आखिर में हलचल दिखाई दी। एक काली हुडी पहने व्यक्ति कंप्यूटर टर्मिनल पर कुछ कर रहा था। मैं सावधानी से उसके पास पहुंचा। वह मेरी आहट सुनकर मुड़ा और मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया।
वह कोई अजनबी नहीं थी, वह एलिसा थी, जिंदा, बिल्कुल मेरे सामने। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसकी गर्दन का काला निशान पहले से भी ज्यादा गहरा हो चुका था। तुम मैं बस इतना ही बोल पाया। एलिसा ने कमजोर मुस्कान दी। हाँ, मैं जिंदा हूं, कम से कम अभी तक। फिर उसने कंप्यूटर स्क्रीन मेरी तरफ घुमा दी। स्क्रीन पर जो फाइल खुली थी, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। उस फाइल का शीर्षक था प्रोजेक्ट एंजेल, और उसके नीचे लिखा था मानव जीवन ऊर्जा निष्कर्षण कार्यक्रम। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही पूरे कॉरिडोर में एक नई आवाज गूंज उठी। सुरक्षा प्रोटोकॉल सक्रिय, अनधिकृत प्रवेशकर्ता की पहचान हो चुकी है। एलिसा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और बोली, भागो, वे जाग चुके हैं। कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। इस कहानी का अगला भाग बहुत जल्द आने वाला है।